प्रधानमंत्री ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है कि देश को लॉकडाउन से बचाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है लॉकडाउन लगाए जाने की सूरत में हालात क्या होंगे। सबसे ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, सबसे ज्यादा असर रोजगार पर पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोज कमाने और खाने वाले हैं। प्रधानमंत्री को उनकी फिक्र है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीन ड्राइव को हमें मुहिम बनाना है और इसी वैक्सीनेशन के जरिए ही हम कोरोना को मात दे सकेंगे। प्रधानमंत्री को सुनिए और उसके बाद सीधे हमारे साथ एम्स के, जी हां, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया सीधे जुड़ रहे हैं। जरा पहले पीएम को सुनिए। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे हमें अपने लोगों का ध्यान रखना है, उनकी सेहत भी सुधारना है, उनका ख्याल भी रखना है। सीधे हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। गुलेरिया साहब, अभी प्रधानमंत्री को पूरे देश ने सुना और सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर है। मेरा आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अपनों का ख्याल रखना है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें बताइए इस स्थिति में हमें क्या करना है फिलहाल। अगर हम देखें अभी जो कंडीशन है उसमें केसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, इवन पहले वाले अगर हम पीक की बात करें। इसलिए जैसे हम पहले कर रहे थे कि हम सब लोग घर में रहें, नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल बाहर ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम जितना कर पाएँ वही करें और उसी से ही हम जो है अपने केसेस कम कर पाएंगे। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन ड्राइव को हम आगे लेके जाएं, कंटेनमेंट जोन ऐसे बनाए कि वहाँ से कोई बाहर नहीं जा पाए, जिससे अगर वहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं तो वहीं पे हम टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और आइसोलेशन करें और ये पूरी तरह से देखें कि वहाँ से केसेस और किसी एरिया में नहीं जाएं जहाँ पे अभी केसेस कम हैं, क्योंकि ये वायरस तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही फैलता है, ये मच्छरों से नहीं फैलता, पानी से नहीं फैलता। तो अगर हम ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड की चेन तोड़ पाएं तो हमारे केसेस भी कम होंगे और जगह जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगी और इस तरह से हम जो है इस पैंडेमिक का मुकाबला कर पाए। हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे थे एम्स के डायरेक्टर को जो कह रहे हैं पहली प्रायोरिटी है ह्यूमन टू ह्यूमन चेन जो है उसे किसी तरह से तोड़ा जाए। जरा सुनिए फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और क्या कुछ कहा उन्होंने। कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेऽपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं।
तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि कैसे हमें आखिर इस कोरोना को हराना है, कैसे शिकस्त देनी है। हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर लगातार बने हुए रणदीप गुलेरिया साहब। गुलेरिया साहब, प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि हमें इस कोरोना को हराना है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह कि क्या अभी पीक आने वाला है, अभी और ज्यादा हालात खराब होने वाले, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? गुलेरिया साहब। कई लोग लेते हैं, जैसे विटामिन सी है, मल्टीविटामिन है, विटामिन डी है, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में कुछ हद तक हेल्प कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटीवायरल है कि इसको लेने से वायरस खत्म हो जाएगा। आपको अपना ध्यान रखने के लिए अच्छी खुराक लेनी चाहिए, हाइड्रेशन रखना चाहिए और कुछ हद तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ओवर एक्सर्शन ना करें। तो आपने सुना रणदीप गुलेरिया साहब को कि क्या कुछ करना है। सुनिए जरा पीएम को, उसके बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री ने जो वैक्सीन को लेकर कहा है, वैक्सीन से ही ये आदमखोर हारेगा, ये कोरोना वैक्सीन के जरिए ही मारा जाएगा। वैक्सीन आपको कैसे लगेगी, वैक्सीन से पहले क्या एहतियात बरतें, वैक्सीन लगवाने के बाद जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं उन लक्षणों से डरे नहीं। इस पर भी हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए। इन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, क्योंकि अब 1 मई से सभी को वैक्सीन लगवानी है, आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं या लगवा चुके हैं, तो किन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले आपको बताएं, वैक्सीन अगर आप लगवाने जा रहे हैं तो वैक्सीन लगवाने से पहले इन बातों का ख्याल रखें कि खूब पानी पिएं। वैक्सीन लगवाने से पहले खूब पानी पिएं। इसके अलावा तरबूज खाएं, न सिर्फ तरबूज खाएं बल्कि आप खीरा खाएं। ये वो चीजें हैं जिन्हें अपनी डाइट्स में शामिल करें। वैक्सीन लगवाने से पहले ककड़ी खाएं और ककड़ी खाने के अलावा आप फल खाएं। इन चीजों को जरूर सेवन करें वैक्सीन लगवाने से पहले। और अब आपको बताएं, वैक्सीन लगवाने के बाद आप क्या करें। वैक्सीन लगवाने के बाद आप संतुलित डाइट लें, बहुत जरूरी है कि बैलेंस डाइट लें। वैक्सीनेशन के बाद साबुत अनाज खाएं और कच्चे चने भिगोए हुए वैक्सीन लगवाने के बाद आप ये खा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब से कुछ वक्त पहले डॉक्टरों के साथ बैठक की थी, कल आज मैन्युफैक्चरर के साथ बैठक की है। यानी प्रधानमंत्री और सरकार इस कोशिश में है कि जो 1 मई से वैक्सीन ड्राइव शुरू होनी है वो देश के लिए इतनी बड़ी ड्राइव होगी जो दरअसल कोरोना को हराएगी। सुनिए सर। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। तो आइए वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जाना पहचाना चेहरा के अग्रवाल जुड़ रहे हैं। के अग्रवाल साहब, मेरा सवाल आपसे यह कि 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने सुना है। आपको क्या लग रहा है, इस वैक्सीनेशन के जरिए ही हम कोरोना को मात दे पाएंगे? वैक्सीन और वायरस में कोई फर्क नहीं है। वायरस पूरा है, वैक्सीन उसका पार्ट है। दोनों में मेरे शरीर में स्पाइक प्रोटीन बन रहा है। बॉडी की रिएक्शन स्पाइक प्रोटीन को सेम होगी, लेकिन वायरस लंबी देर तक क्योंकि रेप्लिकेट कर रहा है, मेरी बॉडी की रिएक्शन लंबी चलेगी। वैक्सीन में वो रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन तक चलेगी। साइड इफ़ेक्ट्स दोनों में होंगे। अगर वायरस इन्फ्लेमेशन करेगा तो वैक्सीन भी इन्फ्लेमेशन करेगा। अगर वायरस क्लॉट बनाएगा तो वैक्सीन भी क्लॉट बनाएगा। इसके लिए इसके अलावा क्योंकि नाउ वैक्सीन इज़ ए ड्रग, एलर्जी भी होगी। अगर आपको एलर्जी की हिस्ट्री है
तो आप एंटी एलर्जिक लेके वैक्सीन लें। अगर आपको अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई लेके जाएं। अगर आपको प्रोकोएगुलेटिव फेज है तो फिर आपको एस्पिरिन या ब्लड थिनर वैक्सीन से पहले लेना होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर वैक्सीन से होगा क्या, यह जानना बहुत जरूरी है। दरअसल बहुत से लोगों में डर है, घबराहट है कि हम वैक्सीन क्यों लगवाएं, वैक्सीन लगवाएंगे तो शायद कुछ और लक्षण हो जाएंगे। उसका भी जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले आपको बता रहे हैं कि क्या आप खुद को अच्छा लग रहा है आपको कि आप लॉकडाउन की स्थिति में घर में बैठे हैं? क्या आपको अच्छा लग रहा है कि आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? इसलिए जरूरी है वैक्सीन लगवाना। आखिर वैक्सीन पर इतना जोर क्यों है? क्या वैक्सीन से ही कोरोना कंट्रोल होगा? दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन, इटली सहित कई देशों ने वैक्सीनेशन पर काफी जोर दिया है। इटली में तो सड़कों पर वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया गया था। वहां ट्रैफिक पुलिस लोगों को वैक्सीन लगाती नजर आई, रोक रोक कर लोगों को वैक्सीनेशन दी गई है। अब इन देशों में वैक्सीन कैंपेन का असर साफ नजर आ रहा है और यही वजह है कि सरकार, डॉक्टर और एक्सपर्ट्स सभी वैक्सीन लगाने पर जोर दे रहे हैं। मैं आपको लगातार बताता रहा हूं कि अमेरिका में वैक्सीन ने जादू की तरह काम किया है। अमेरिका में कुछ महीने पहले तक 2.5 लाख के करीब नए केस आ रहे थे, अब यहां 50 से 60 हजार के बीच नए मामले आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी 500 से 600 के आसपास है। जबकि भारत में पिछले कई दिनों से हर दिन 1,500 के आसपास मौतें हो रही हैं। लेकिन यह बता रहा है, सवाल यह है कि आखिर क्या वैक्सीनेशन ही समाधान है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो बताएंगे। रणदीप जी, जरा बताइए दर्शकों को कि अभी हालात और किस ओर जा रहे हैं, यह बताइए। और क्या वैक्सीनेशन शुरू होगी, उसके बाद कुछ वक्त में हालात सुधरेंगे? अभी जैसे हम देख रहे हैं जो हालात हैं उसके हिसाब से अभी तो पीक आना बाकी है। इसके लिए अभी कुछ दिन लग सकते हैं और ये उस पर निर्भर करता है कि हम सब लोग कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाते हैं। क्राउड्स नहीं इकट्ठे होते हैं, लोग वायरस को आगे फैलने नहीं दें, कंटेनमेंट जोन अच्छी तरह से बनाएं जिससे वहीं पे वायरस रहे और जगह पे ना फैले। अगर ये सब हम कर पाएंगे तो पीक जल्दी आएगा, नहीं तो पीक जो है वो और डिले होगा, केसेस और बढ़ेंगे और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और स्ट्रेन पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे खुद एम्स के डायरेक्टर को। हमारे साथ रवि मलिक भी लगातार बने हुए हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर 1 मई से जो वैक्सीन शुरू होने वाली है वो लगवानी आपके लिए क्यों जरूरी है। रवि मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलिक साहब, अगर आप दर्शकों को बता सकें कि जागरूकता, पहली चीज तो जागरूकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसके बाद भी बहुत से लोग घरों से निकलकर वैक्सीन सेंटर नहीं पहुंचे। तो 1 मई से जो वैक्सीन लगनी शुरू हो रही, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री लोगों से को संबोधित कर रहे थे, सबसे पहले आपका जवाब उस पर। देखिए, वैक्सीन के बाद कोरोना हो रहा है, 2 चीजें बताना चाहूंगा। जब तक 2 डोज वैक्सीन की ना लग जाए और 2 हफ्ते का उसके बाद टाइम ना दे तो पूरी इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही है। इससे पहले विंडो पीरियड है। फर्स्ट वैक्सीन के बाद अगर सेकंड नहीं लगी, आपको कोरोना हो गया, तो ये हो सकता है, क्योंकि अभी आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, उसको टाइम लगता है। दूसरी चीज है, वैक्सीन का प्रोटेक्शन रेट 70 से 75% के करीब है। 25 से 30% वैक्सीन लगने के बाद भी, इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद भी आपको फिर कोरोना हो सकता है। तो हर वैक्सीन का जो है 100% प्रोटेक्शन रेट नहीं होता। लेकिन अब सभी के जहन में एक सवाल आ रहा है कि इतनी वैक्सीन आएगी कहां से, कैसे लगेगी इतनी वैक्सीन, स्टॉक कहां से आएगा? तो आपके लिए बता दें, सरकार ने तैयारी कर ली है। भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और विदेशों से भी वैक्सीन मंगाने की तैयारी है, यानी वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। यही एक तरीका है कोरोना को मात देने का। देखिए सरकार ने वैक्सीन विदेश से मंगाने की क्या तैयारी की है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के ऐलान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन की डोज दी जा सकेगी। तो सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की आयात को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से भी अपनी वैक्सीन भेजने के लिए कहा है। सरकार वैक्सीन की आयात पर 10% कस्टम ड्यूटी माफ कर सकती है। निजी कंपनियों को वैक्सीन इंपोर्ट करने की मंजूरी दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 2 महीने का एडवांस दे दिया है।
वैक्सीन की कमी ना हो, इसके लिए राज्य सरकारों को कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने के अधिकार दे दिए गए हैं। तो तैयारी यह है कि जो वैक्सीन विदेश में लगनी शुरू हो गई है, लोगों को आराम देने लगी है, कोरोना को हरा चुकी है, वो वैक्सीन विदेश से हिंदुस्तान में आएगी और आपको प्राइवेट कंपनियों के जरिए वह जो राज्यों को मिलेंगी वो वैक्सीन आपको लग सकती है। कैसे राज्यों को मिलेंगी ये भी आपको बताएंगे। लेकिन एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुलेरिया जी, जरा दर्शकों को बताइए, ऑक्सीजन बहुत डरा रहा है लोगों को, ऑक्सीजन की कमी कि चारों तरफ हल्ला हो रहा है, ये बताइए जो लोग हमें देख रहे हैं कोरोना के मरीज हैं वो क्या कर सकते हैं, जो मरीज नहीं है वो अपने फेफड़ों को दुरुस्त रखने के लिए क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो ये है कि हम सबको ऐसे पैनिक रिएक्शन में घर में ऑक्सीजन की होर्डिंग नहीं करनी चाहिए। ऑक्सीजन तो सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग में ही लेनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर हम कोविड की बात करें तो 85% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बिना ऑक्सीजन के, बिना हॉस्पिटल में आए हुए और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेके, यानी कि बुखार की ट्रीटमेंट ली, जुकाम नज़ले की ट्रीटमेंट ली, उसी से ठीक हो जाएंगे। उनको और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 15% ऐसे लोग होते हैं जिनको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ती है और उनमें से कुछ हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ ऐसे हैं जिनको और दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग ये समझें कि अगर हम अपने घर में ऑक्सीजन की होर्डिंग करने लगेंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर घर में रखने लगेंगे और सिर्फ आधे घंटे या 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन ले लें और उनको लगे कि हम ठीक हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है और इससे हम ऑक्सीजन जिन लोगों को चाहिए उनको नहीं मिल पाएगी और हम ऑक्सीजन को वेस्ट करेंगे। मैं यही कहूँगा कि आप अब घर पे रहें, अपनी सैचुरेशन मॉनिटर करें, भाप लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ठीक से करें, योगा भी कर सकते हैं। इससे आपके जो है फेफड़े ठीक रहेंगे, आपकी ऑक्सीजनेशन भी ठीक रहेंगी। अगर लगे ऑक्सीजन थोड़ी कम हो रही है तो पेट के बल लेटे, उससे भी ऑक्सीजनेशन कुछ हद तक इंप्रूव हो सकती है। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो गुलेरिया साहब ने बताई हैं, लंग्स के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं ये उन्होंने बताया। स्टीम ले सकते हैं, पेट के बल लेट सकते हैं, और ज्यादा अपने फेफड़ों को कैसे आपको मजबूत रखना है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए लंग्स मजबूत होने बहुत जरूरी है। रामदेव बताएंगे आपको। अर्नब गोस्वामी ने रामदेव से बातचीत की। रामदेव बताएंगे कि कैसे फेफड़ों को मजबूत किया जा सकता है। कोई सिंपल तकनीक बताइए, फेफड़ों के लिए क्या कर सकते हैं लोग 2-3-4 मिनट में। स्वामी जी, ऐसा देखो, जी, सीधे खड़े होकर के, कहीं पर भी हॉस्पिटल में भी है तो ये कर सकते हैं। ये तो खड़े खड़े कहीं पर भी कर सकते हैं, या बेड के ऊपर उल्टे लेट के दोनों हाथ थोड़े के नीचे लगा करके डीप ब्रीथिंग करें, या ऐसे बैठे बैठे चेयर के ऊपर या हॉस्पिटल में बेड के ऊपर सीधे बैठ करके उल्टे लेट करके जैसे इसको भस्त्रिका कहते हैं, ये जरूर करें। दूसरा है कपालभाति। ये कपालभाति जरूर करें। और तीसरा है कि उज्जाई जी, श्वास को अंदर भरना ध्वनि के साथ, साउंड के साथ, ऐसे ऐसे श्वास भर के रोक करके रखना, होल्ड करके, और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देना। अब ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज रहती है। चौथी एक्सरसाइज है दाहिना स्वर, हमारा सूर्य स्वर होता है। श्वास दाएं से लिया, होल्ड करके रखा और यथाशक्ति रोक करके और लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया ब्रेथ को। ये सूर्य भेदी प्राणायाम है, ये बड़ा जबरदस्त है। इसके अलावा ये जो घर में तुलसी होती है, नीम होता है, काली मिर्च होती है, अदरक का, हल्दी का टुकड़ा होता है, उसको स्टीमर के ऊपर डाल दें और फिर इसकी स्टीम ले लें, या किसी को मिल जाए तो दिव्य धारा है ये। इसमें अजवाइन सत है, पिपरमेंट है, कपूर है, देसी कपूर, और इसमें थोड़ा सा लौंग का तेल है और यूकेलिप्टस ऑयल है। अब इसको ऐसे ही स्टीम ले लें, पूरा अंदर करा दिया,
और गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा गुनगुने पानी के अंदर थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी हल्दी, ये सब डाल करके गरारे कर ले, एकदम गला खुल जाता है, पूरा श्वसन तंत्र जबरदस्त काम करने लगता है। और ऐसे अदरक का, थोड़ा अदरक ले लिया, थोड़ा हल्दी ले ली, इसका रस निकाला, थोड़ा इसमें तुलसी डाल दी, अदरक हल्दी तुलसी, इसका रस निकाल करके और इसमें थोड़ा सा हनी मिला दिया, हनी मिला करके पी लेते हैं तो इससे गला एकदम खुल जाता है। मुलेठी को ऐसे मुंह में डाला, इससे गला खुल जाता है। तो कोरोना को लेकर चारों तरफ हाहाकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संबोधित किया। लॉकडाउन लगा है दिल्ली के अंदर, कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू है, इससे हालात बखूबी समझे जा सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक तस्वीर आई, लॉकडाउन के दौरान आपने इन हस्बैंड और वाइफ और इस कपल को देखा होगा गाड़ी में तमाशा करते हुए। ये तमाशे के बाद आपको बताऊं कि हस्बैंड वाइफ दोनों तिहाड़ जेल जा चुके हैं। जो बदसलूकी और बदतमीजी पुलिस से की थी, जरा पहले आप वो देखिए, उसके बाद बताऊंगा कि अब आखिर कैसे इनका गुरूर चूर चूर हुआ है। सुनिए जरा। जाओ चलो। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ। साइड में लगा क्या? वो आगे कौन है? तुम क्या कर रहे हो? वो आगे चुप कर रहो, साइड में लगाओ। आज मैं बताती हूँ तुम्हारे चालान का, इसका घंटा फोड़ मैं करती हूँ। मास्क नहीं पहना मैंने, अपने पति के साथ मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ। अधिकार क्या होता है बताना जरा। आप बताओ। अब चलती हुई गाड़ी को आप लोगों की आपका अधिकार है। बंद गाड़ी में हम बैठे हैं अभी। कौन से उसके तहत आपका अधिकार है? मुझे कोई नहीं आपका कौन से उसके तहत अधिकार है? नहीं है, किस चीज के नहीं, आप बताओ। ये सारे लोग मरे हुए हैं। आप मास्क लगा के सामने नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? अरे भैया ऐसी कोई इतना दूर रहेंगे, हमको तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या? हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? बेवकूफ बना हुआ है कोरोना के चक्कर। हमारे लोग तुम्हारे लोग रह गए। हाँ हमारे लोग रह गए। अरे ऐसा कोई वायरस होता तो आंखों में नहीं आता, कानों में नहीं जाता। नहीं मेरा पति है, ये मेरा पति है, मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी, इसको क्या करोगे तुम? हम मना कर रहे। तो तुमने हमारी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? कोई नहीं, तुम अधिकार की बात कर रहे थे, बताना जरा। जाओ जो करना है कर लो, ले लो चालान, चलो पब्लिक है तो फिर ला वीडियो बनाओ, ले लो, चलो तुम वीडियो बना लिया हमने। चलो भाई मेरे हमने कोर्ट में जाएगा चालान, कोर्ट जाएगा। इतना तो तुम चालान ले लो, कोर्ट जाएगा, तुमसे ज्यादा पड़ी गाड़ी की चाबी ले लो, गाड़ी की चाबी ले लो। परेशान कर रखा तुम्हारा पापा देश है ये। बोलो क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? आराम से तुम चालान ले लोगे मेरे से? लेंगे चालान, हमसे आए बड़े भिखमंगे। पुलिस के आगे आपने तेवर देखे महिला के। आपको बता दें, इन तेवरों के बाद पति पत्नी दोनों तिहाड़ जेल में हैं। पुलिस से केवल दरख्वास्त कर रही थी कि मास्क लगा लीजिए, उसके बाद महिला कैसे बात कर रही है आपने खुद देखा। महिला थाने आई, कह रही थी मास्क नहीं लगाएंगे, मास्क भी लगाया और अब तिहाड़ नया पता है। देखिए रिपोर्ट। अगर मैं सीढ़ी पड़ी और पब्लिक सीढ़ी पड़ गई ना तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चले बेचते रहेंगे औकात में। हेकड़ी शेखी, यूपीएससी का घमंड और असाई पिता की धमक, सब चूर चूर हो गए। आप मास्क लगा के सामने नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? अरे भैया ऐसी कोई इतना दूर रहेंगे, हमको तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या? हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? एकदम है क्योंकि बेवकूफ बना हुआ है कोरोना के चक्कर। हमारे लोग तुम्हारे लोग रह गए। दरियागंज की सड़क पर धौंस दिखा रही थी, वो गले की हड्डी बन गया। नहीं मेरा पति है, ये मेरा पति है, मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी, इसको क्या करोगे तुम? हम मना कर रहे। तो तुमने हमारी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? नहीं तुम अधिकार की बात। तब तो शायद मोहतरमा ने सोचा भी ना होगा कि जेल तक जाना पड़ जाएगा, लेकिन मैडम को तमाशा इस बार भारी पड़ गया। जाओ जो करना है कर लो, ले लो चालान, चलो पब्लिक है तो फिर ला वीडियो बनाओ, ले लो, चलो तुम बना लिया हमने। तुमसे ज्यादा पड़ी गाड़ी की चाबी ले लो, गाड़ी की चाबी ले लो। परेशान कर रखा तुम्हारा पापा देश है ये। बोलो क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? पहले तो पुलिस ने थाने में बिठाए रखा, गुरूर के खात्मे की घुट्टी पिलाई और फिर उसके बाद मैडम को अदालत में पेश किया गया। लेंगे चालान, हमसे आए बड़े भिखमंगे। मैं भी एक पुलिस वाले में ला दूं और मेरा बाप भी एक ऐसा ही है, तो क्यों रोके हमारी गाड़ी? वहां तो माय लॉर्ड ने भी एक न सुनी,
सीधे जेल भेज दिया। अब मोहतरमा और उनके पतिदेव अपने किए पर अफसोस जता रहे हैं। भैया मैं भागना चोरी नहीं करी है मैंने। बिना बात के हाथ नहीं लगा सकती आप। मैडम की बदतमीजी छू हो गई और तिहाड़ में अब बदसलूकी की सजा भुगत रही है। तमीज कम कर रहा है। आप इतने हाथ किसने लगाए? और मेरे पति को पैसे लेके जाएगा। नहीं माना है। मास्क है? नहीं है। तो मियां और बीवी दोनों तिहाड़ जेल में। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी धाराओं में तिहाड़ जेल की सजा काटने पहुंचे हैं। तिहाड़ जेल में फिलहाल देखिए धारा 188 लगी है। ये पति पत्नी की तस्वीर आप देख रहे हैं सलाखों के पीछे। धारा 188 लगी है लॉकडाउन का उल्लंघन, पहली धारा। धारा 186 लोक सेवक को काम करने से रोकना, दूसरी धारा। तीसरी धारा धारा 353 सरकारी कर्मचारी को धमकाना। तो देखिए अब तक मास्क लगाने से मना कर रहे थे, दोनों ने चेहरे पर मास्क लगा लिया जब थाने पहुंचे और पुलिस लेकर पहुंची। धारा 369 संक्रमण फैलाना, इन धाराओं में गिरफ्तारी हुई है पुलिस से बदतमीजी और बदसलूकी के आरोपों में, और इस वक्त दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव है पिछले कई दिनों से, लेकिन उन्हें पूरी फिक्र है उत्तर प्रदेश के लोगों की। दरअसल कल हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि अगर लॉकडाउन लगाएंगे तो हालात और खराब हो जाएंगे, क्योंकि योगी को फिक्र है लोगों की, यूपी के लोगों की, कि लॉकडाउन लगाने के बाद आखिर उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा। देखिए रिपोर्ट। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 2,10,000 पहुंच गई है। कोरोना से चौतरफा हाहाकार है, लेकिन योगी सरकार के सामने चुनौती दोहरी है। एक तो लोगों की जिंदगी बचाना, दूसरा उनकी रोजी रोटी की चिंता भी करनी है। यही वजह है कि यूपी के 5 शहरों में फौरन लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद योगी सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि वो कोरोना महामारी पर काबू कर लेगी तो ठीक है, लॉकडाउन न लगाएं। दरअसल यूपी के शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का फरमान सुनाया था। इनमें लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर शामिल थे। लेकिन हाईकोर्ट के इस निर्देश के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। योगी सरकार की दलील थी कि सरकार ने कई कदम उठाए, फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, जिंदगी के साथ साथ जीविका भी जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन से गरीबों पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो सबसे ज्यादा असर गरीबों और मिडिल क्लास पर पड़ा था। राज्य की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। योगी सरकार इससे उबर ही रही थी कि कोरोना फिर से लौट आया। तो कोरोना से हालात आपने देख लिए, लेकिन आज बड़ी खबर यह आई कि राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी हां, न सिर्फ राहुल गांधी, आपको बताएं कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी हां, सबसे पहला नाम इस लिस्ट में आता है खुद राहुल गांधी का, जो कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी हां, राहुल गांधी सरकार से अब तक कह रहे थे कि उन्हें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, कोरोना वैक्सीन विदेशों से मंगानी चाहिए, लॉकडाउन पर रोज सलाह दे रहे थे। लेकिन आज सुबह खबर आई, राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर बताया कि उन्हें कोरोना के लक्षण हैं, उन्होंने टेस्ट कराया था, वो पॉजिटिव हो गए हैं। तो जो उनके आसपास मौजूद रहे हो या उनके साथ रहे हो, वो अपने आप को क्वारंटीन कर लें। राहुल गांधी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए कल, और उसके बाद उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा आपको बताऊं कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि उनको कोरोना के सिम्टम्स हैं। जितेंद्र सिंह के अलावा आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी। तो ये वो बड़े नाम, बड़े राजनेता हैं जो कोरोना की चपेट में आ गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कोरोना हो गया है। इसके अलावा आपको बताऊं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सतीश चंद्रा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उससे पहले आपको बताऊं कि आनंद शर्मा, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा को भी कोरोना हो गया है, और साथ ही साथ आपको बताऊं चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो ये वो बड़े नाम हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए। साथ ही आपको बताऊं कि इन 24 घंटों में 2 बड़े नाम मंत्री
भी दरअसल उनकी मौत हो गई। आपको बताऊं, बिहार के बड़े नेता और पूर्व मंत्री जेडीयू विधायक रहे हैं मेवालाल चौधरी, उनकी मौत हो गई है कोरोना से। मेवालाल चौधरी का निधन हो गया कोरोना की वजह से, कल उनकी मौत हुई। और आज खबर है कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जिनका नाम है हनुमान मिश्रा, उनकी भी कोरोना से मौत हो गई है। ये दो बड़े नाम जिनकी कोरोना से मौत हो गई, इसलिए बहुत जरूरत है इस दरमियान ख्याल रखने की, सावधान रहने की, क्योंकि कोरोना न आम न खास किसी को बख्श नहीं रहा है। जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती, कम से कम 40% लोगों में वैक्सीन न लग जाए, हर्ड इम्यूनिटी ना आ जाए, तब तक कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है। तो अपना ख्याल रखिए। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।